पंजाब में जीत के अंदाज में चुनाव प्रचार किया गया। प्रचार का यह अनोखा तरीका मलेरकोटला सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद जमील उर रहमान ने अपनाया, जो प्रचार के लिए वहां की सब्जी मंडी पहुंचे, जहां उनका एक समर्थक प्रचार के दौरान ही पटाखों का डिब्बा हाथों में लेकर आतिशबाजी करता नजर आया। सब्जी मंडी में चुनाव प्रचार का यह कार्यक्रम काफी देर तक चला, लेकिन जब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मंच पर पहुंचे तो उनके समर्थकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस किया, जबकि गले में नोटों की माला पहने मोहम्मद जमील और रहमान भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने भी विक्ट्री साइन दिखाकर प्रचार किया। गांव के लोग, शहर के लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं और आम आदमी पार्टी को मलेरकोटला हल्के से भारी बहुमत से जिताना चाहते हैं। इस प्रचार अभियान में आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अपने ट्रैक्टर के साथ शामिल हुए। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के एक बार फिर सबूत मांगे गए। इस बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत देने को कहा। यह विवाद तब शुरू हुआ जब देश में पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी और पुलवामा में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। 2019 में 14 फरवरी को ही सीआरपीएफ की बस पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। उन 40 जवानों की याद में जिन्होंने अपनी जान यहाँ पे गंवाई थी पुलवामा में, उनके सेक्रीफाइस, जो उनका त्याग था, उसको याद करके हम यहाँ एकत्रित होते हैं। इसी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक पर उठे सवालों को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जायज ठहराया। There is nothing wrong with Mr. Rahul Gandhi on asking for the proof of surgical strike. What was wrong? Even now I am asking. Come on, let the government of India show. केसीआर के निशाने पर बीजेपी रही। उन्होंने बीजेपी पर तीखे हमले किए। BJP makes mispropaganda, false propaganda. That is why people are asking for a proof. And in democracy, you are not a monarch. You are not a king. केसीआर का बयान आते ही सर्जिकल स्ट्राइक पर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया और के चंद्रशेखर राव पर भारतीय सेना के शौर्य का अपमान करने का आरोप लग गया। इससे पहले राहुल गांधी भी सर्जिकल स्ट्राइक के दावों पर सवाल उठा चुके हैं। इसीलिए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर केसीआर पर हमला बोला। हालांकि केसीआर की तरह कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर आक्रामक नहीं दिखी। मैं पुलवामा में भारत माँ की जो वीर शहीद हुए उनका नमन करता हूं, पर कई ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर भारत सरकार ने आज तक नहीं दिया है। प्रधानमंत्री ने भी विपक्ष को घेरने का मौका नहीं चूका। पंजाब के जलंधर में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर दिया। ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से सबूत मांग रहे थे, पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे थे। 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा में हुए हमले का वायुसेना ने बदला लिया था। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद वायुसेना के फाइटर प्लेन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दाखिल हुए थे। भारत के फाइटर जेट पीओके के मुजफ्फराबाद और चिकोटी पहुंचे थे, जहां आतंकियों के कैंपों पर बमबारी की गई थी। जैश और लश्कर के आतंकी कैंपों पर बमबारी करने के बाद भारत के जेट सुरक्षित लौटने में कामयाब रहे थे। राम मंदिर का एक एनिमेशन वीडियो जारी किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो जारी किया, जिसमें यह दिखाया गया कि तैयार होने के बाद राम मंदिर कैसा दिखेगा, जिसकी एक झलक इस वीडियो में नजर आई। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की दीवारों और खंभों पर फूल पत्तियों और कलश की शानदार नक्काशी इस वीडियो के जरिए लोगों के सामने पेश की गई, जबकि भव्यता के साथ मंदिर के गुंबदों और शिखर को भी कमोबेश ऐसे ही दिखाया गया। छह मिनट 22 सेकंड के इस एनिमेशन वीडियो में मंदिर के गलियारों और चबूतरों को भी दिखाया गया। साथ ही गर्भगृह की दीवारें सफेद रंग में नजर आईं और उन पर देवी देवताओं की तस्वीरें भी दिखाई दी। इतना ही नहीं, राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की परिक्रमा के लिए बनने वाले ट्रैक के चारों तरफ हरियाली और बैठने का इंतजाम भी नजर आया। प्रियंका गांधी की मौजूदगी में सिद्धू ने भाषण देने से इनकार कर दिया। प्रियंका एक दिन पहले संगरूर में धुरी विधानसभा क्षेत्र में हुई एक रैली में मंच पर मौजूद थी, जहां बुलाए जाने के बाद भी सिद्धू भाषण देने नहीं गए। और इसका एक वीडियो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया, जिसमें चुनावी मंच पर प्रियंका गांधी के ठीक बगल में चरणजीत सिंह चन्नी और उनके बगल में नवजोत सिंह सिद्धू बैठे दिखाई दिए। तभी भाषण देने के लिए सिद्धू का नाम पुकारा गया। बब्बर शेर थोड़े विचारे है, नवजोत तेरी सोच दे।
अपना नाम सुनते ही सिद्धू खड़े तो हुए, लेकिन माइक की तरफ बढ़ने के बजाय उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। सिद्धू ने वहां प्रियंका की मौजूदगी में ही भाषण देने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी जगह सीएम चन्नी को बुलाने का इशारा किया। इस बात पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी मुस्कुराते नजर आए, जबकि सिद्धू उन्हें बुलाने का इशारा कर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यह वीडियो ट्वीट करते हुए गांधी परिवार पर निशाना साधा और पंजाब कांग्रेस में लगातार कलह होने का आरोप लगाया। टीएमसी ने चारों नगर निगमों में जीत दर्ज की। वहां आसनसोल, चंद्रनगर, विधाननगर और सिलीगुड़ी नगर निगमों में हुए चुनावों के नतीजे आए, जिसके बाद टीएमसी के सैकड़ों समर्थक ढोल नगाड़ों के बीच सड़कों पर नाचते रहे। इस दौरान वहां कई जगहों पर खेला होबे गाना भी बजता रहा। चारों नगर निगमों में मिली जीत के बाद टीएमसी की महिला समर्थकों ने हरे गुलाल से होली खेली। इस बीच विधाननगर की मेयर जीत के बाद ममता बनर्जी के पास पहुंची और उनसे मुलाकात की। चुनाव में जीता तो दीदी का आशीर्वाद दीदी का पा चुके, यही मेरा इसीलिए आया है। सिलीगुड़ी नगर निगम में भी टीएमसी को भारी जीत मिली और उसने लेफ्ट से इसे छीन लिया। नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी खुद सिलीगुड़ी पहुंची, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। आप लोग को, हर आदमी को, हर इंसान को हमारा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ममता ने नगर निगमों में मिली जीत को मां, माटी और मानुष की जीत बताया। जिन 4 नगर निगमों के नतीजे आए उनमें 2 में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। सबसे पहले चंद्रनगर और विधाननगर के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें चंद्रनगर की 33 सीटों में टीएमसी ने 31 पर जीत दर्ज की, जिसे 2021 में यहां 30 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी का यहां खाता भी नहीं खुला, जबकि 2021 में उसे 3 सीटों पर जीत मिली थी। इसी तरह विधाननगर की कुल 41 सीटों में 39 पर टीएमसी ने जीत दर्ज की, जहां 2021 में उसे 30 सीटें मिली, जबकि यहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा और 2021 में 10 सीटें पाने वाली बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। सिलीगुड़ी में टीएमसी ने 47 में 37 सीटें जीती तो बीजेपी को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली, जबकि आसनसोल की 106 सीटों में टीएमसी को 90 और बीजेपी को 7 सीटें मिली। लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों से पहले जमकर बवाल भी हुआ। वहां आसनसोल में वोटों की गिनती से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने टीएमसी पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया और विरोध जताने के लिए उनके समर्थक एक काउंटिंग सेंटर के बाहर जमा हो गए, जहां उन्होंने स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे करीब 1 घंटे तक बंद रहने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। वहां अपने समर्थकों के साथ पहुंचे नेताओं ने यह आरोप भी लगाया कि कैमरों के बंद रहने के दौरान टीएमसी के लोग स्ट्रांग रूम में गए और वहां गड़बड़ी की। इसी बात पर वहां काफी देर तक बवाल होता रहा। তৃণমূল কংগ্রেস আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দুটা তো ডিফারেন্ট নয়, এটা তো ইকুয়াল। काउंटिंग सेंटर के बाहर भीड़ जुटने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस के जवान वहां पहुंचे। उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन नाराज लोग अड़े रहे। इसके बाद पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के ऐसा करते ही जिसे जहां जगह मिली वो उधर ही भाग खड़ा हुआ। पुलिस के जवानों ने गलियों में छिपे लोगों को भी खदेड़ दिया। योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 वाले बयान पर फिर हंगामा हो गया। वो इसलिए क्योंकि न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने उस बयान का मतलब समझाने की कोशिश की, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उन्होंने 80 बनाम 20 का बयान किसी धर्म, जाति या समुदाय पर नहीं दिया था। उन्होंने ये भी साफ किया कि उन्होंने अपने बयान में बीजेपी का समर्थन और विरोध करने वाले लोगों की बात की थी। मैंने तो 80-20 की बात की थी। मैंने कहा 80% बीजेपी के साथ होगा, 20% हमेशा विरोध करता है, विरोध करेगा। हमने जाति, मौत, मजहब की बात नहीं की। उनके इस बयान पर अमरोहा से 5 बार के विधायक और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार महबूब अली ने पलटवार किया। ये बिल्कुल सही बात है। समाजवादी पार्टी के 80 हैं और बीजेपी के 20 हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इसी साल 11 जनवरी को योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 वाला बयान दिया था और दावा किया था कि यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये बवाल यूपी के मुरादाबाद जिले में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान हुआ। आरोप है कि जिले के एक पोलिंग बूथ पर बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने एक आदमी की पिटाई कर दी और इसी बात पर वहां मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प हो गई। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब दोनों पक्षों के बीच पथराव होने लगा। बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने, कुछ लोग थे, गुंडागर्दी यहाँ बूथ पे कर रहे थे। आगे एक लड़के को 18-19 साल का लड़का है, उसके साथ आगे बदतमीजी की, हाथापाई की। बताया गया कि वहां काफी देर तक पथराव होता रहा, जिसकी वजह से पोलिंग बूथ के पास हर तरफ पत्थर दिखाई पड़े। यहाँ पर काफी देर तक जो है पथराव होता रहा। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए। ये देख सकते हैं आप, ये पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं। झड़प और पथराव की वजह से पूरे इलाके में तनाव फैल गया, जिसे देखते हुए प्रशासन ने वहां भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया। सीएम चन्नी के हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं मिली। ऐसा उनके साथ एक ही दिन में 2 बार हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री को राहुल गांधी की रैलियों में शामिल होने के लिए जाना था।
मगर पीएम के जालंधर दौरे की वजह से वहां नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया, यानी किसी भी हेलीकॉप्टर या विमान को उड़ने की इजाजत नहीं थी और इसी वजह से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक दिया गया। बताया गया कि उनको 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा और वो होशियारपुर में राहुल गांधी की रैली में शामिल नहीं हो पाए। चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री है, कोई आतंकवादी नहीं है। साडी उत्थे रैली सी ते तुसीं रोक के बैठ गए, ये कोई तरीका नहीं है। हालांकि 4 घंटे बाद प्रशासन ने उनके हेलीकॉप्टर को चंडीगढ़ से सुजानपुर जाने की इजाजत दे दी, जहां उन्होंने चुनावी सभा की। लेकिन सुजानपुर से जालंधर जाने के लिए एक बार फिर उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक दिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री को सुजानपुर से जालंधर सड़क के रास्ते जाना पड़ा। बुर्के में फर्जी मतदान का एक मामला चुनाव आयोग पहुंच गया। इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में बीजेपी नेताओं का एक दल चुनाव आयोग से मिला और उसने अपनी इस शिकायत से जुड़ा एक पत्र भी चुनाव आयोग को सौंपा, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान किया जा रहा है। यूपी बीजेपी ने इसे रोकने के लिए आयोग से जरूरी कदम उठाने की मांग की। तो वहाँ महिला सुरक्षा कर्मी उपयुक्त तरीके से वहाँ पर तैनात की जानी चाहिए, किसी का भी फर्जी मतदान न हो सके। एक दिन पहले ही AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम महिलाओं से बुर्का और नकाब पहनकर वोट डालने की अपील की थी। मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की मां और बहनों से भी अपील करूंगा कि जब आप 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो हो सके और बुर्का और निकाब पहनकर जाए। ओवैसी ने ये बयान यूपी के फिरोजाबाद की एक रैली में दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने यह मामला चुनाव आयोग के सामने भी उठाया। आजम के बहाने योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर हमला बोला। 27 फरवरी 2020 से आजम खान सीतापुर की जेल में बंद हैं और वो यूपी की रामपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिसका जिक्र करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेर लिया। आजम खान बाहर आए, ये तो अखिलेश जी भी नहीं चाहते, क्योंकि अखिलेश जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद आजम खान के बेटे और रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम ने उन पर निशाना साधा। लोगों के दिल में आजम साहब रहते हैं और लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपना नतीजा 10 मार्च को देंगे। आजम खान यूपी की रामपुर सीट से लोकसभा सांसद हैं और वो जेल से ही रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के तंज पर चन्नी ने पलटवार किया। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच ये ज़बानी जंग तब शुरू हुई जब चन्नी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं पर अंग्रेजों की तरह पंजाब को लूटने के इरादे से वहां आने का आरोप लगाया, जिसका जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने चरणजीत सिंह चन्नी पर तंज कसा। उन्होंने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि उनकी वजह से चन्नी रात को सो तक नहीं पा रहे। सुबह से शाम तक वो केवल मेरे को ही गालियां देते हैं। आजकल वो रात को सो भी नहीं पा रहे। अरविंद केजरीवाल के इस तंज पर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने भी पलटवार किया और उन पर लोगों के बीच झूठ फैलाने का आरोप मढ़ दिया। इन्हां लोकां ने कंपेयर नूं झूठ ते खड़ा कर लिया, हर गल झूठ बोलदे हैं। कुछ रोज पहले आम आदमी पार्टी ने चन्नी के चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र में रेत के अवैध खनन और उसमें उनके भी जुड़े होने की शिकायत की थी। दिल्ली के नरेला इलाके में पुलिस गिरफ्त से भागने वाले एक आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया। बताया गया कि मोबाइल लूटने के आरोप में उसे दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले गिरफ्तार किया और उसे साथ लेकर नरेला इलाके में तलाशी के लिए पहुंची, जहां उसके साथी और चोरी हुए मोबाइल को ढूंढने का काम जारी था। तभी अचानक उसने एक पुलिस वाले की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर उस पर फायरिंग कर दी। मौके का फायदा उठाकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले ने उस पर फौरन जवाबी फायरिंग की, जिसमें उसके पैर पर गोली लगी और वो वहीं गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही पुलिस के जवानों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोली इसके लेफ्ट थाई में लगी, इसकी हालत खतरे से बाहर है। इस फायरिंग में एक पुलिस वाला भी घायल हो गया, उसके हाथ में गोली लगी, जिसके बाद साथी पुलिस वाले उसे सहारा देते दिखाई दिए। हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। यूपी में दूसरे चरण में 60% से ज्यादा मतदान हुआ। यूपी में दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले गए और शाम 5 बजे तक इन सीटों पर 60% से ज्यादा मतदान हुआ। ये आंकड़े अभी बढ़ सकते हैं। यूपी के अलावा उत्तराखंड की सभी 70 और गोवा की सभी 40 सीटों पर भी मतदान हुआ। उत्तराखंड की 70 सीटों पर शाम 5 बजे तक करीब 60% मतदान हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा आंकड़े गोवा से आए, जहां के लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। वहां की 40 सीटों पर शाम 5 बजे तक 78% से ज्यादा मतदान हुआ। ये आंकड़े आखिरी नहीं है और इनमें बदलाव भी हो सकता है।